हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप बेटा हमारे एक खूबसूरत सा लेक्चर दिख रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से यूनिकॉर्न साइंस क्लासेस की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रैपिड रिवीजन सीरीज। लाइव प्रोसेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बेटा लाइव प्रोसेस में हमने रेस्पिरेशन का एक छोटा सा टॉपिक क्लियर किया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाकर के वो वीडियो देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम समझेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा सर? हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, समझा। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समझा? हमने ये समझा यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हाई इवोल्यूशन होगा एनर्जी का। ठीक है, और क्या होगा? और सर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। किसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? जिसको हमने कहा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगी हाई। कितनी एनर्जी निकलेगी सर? 38 केजी निकलेगी। ठीक है, दूसरा हमने समझा क्या? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को समझा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा कि सर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके दो केस होंगे। नंबर 1, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस होगा, जहां ऑक्सीजन होगी लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा वो सर लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड होगा। यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कितनी होगी? कम होगी, 2 एटीपी होगी। इस लैक्टिक एसिड की वजह से सर हमने ये पढ़े कि हमारी बॉडी में क्या होंगे? मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे। हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने ये समझी कि और क्या होगा कि सर हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन कंप्लीटली क्या हो? एब्सेंट हो जाए। जब कंप्लीटली एब्सेंट हो जाए तब वहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो इथेनॉल होगा। इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला हमने बताया C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कम होगी। एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इस रेस्पिरेशन में हमने इन तीनों की लोकेशन की बात की। हम अगर इसकी बात करें तो बेटा बताइए कहाँ होता है? सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वाला बताएं कहाँ होता है? लैक्टिक एसिड। सर इसकी जब हम बात करेंगे तो ये मसल्स में हम डिस्क्राइब करेंगे। सर मसल्स में होता है। ठीक है, जब हम इसकी एब्सेंट की बात करेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये कहाँ पर होता है? ये ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। तो चलिए हम अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इस चैप्टर को, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एक छोटा सा माइनर से टॉपिक है तो उसका रिवीजन भी हम कर लेते हैं हाथ के हाथ। टॉपिक है फर्मेंटेशन। टॉपिक है फर्मेंटेशन। क्या है फर्मेंटेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, किसमें? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय एनारोबिक microorganisms, anaerobic microorganism like bacteria is called fermentation। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं। तो ये हमारा कल का रिवीजन है जो हमने एक छोटे सा टॉपिक वीडियो बनाई थी, उसमें फटाफट से इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं अब इसको कि सर ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन
क्या जिस तरीके से हम में होती है क्या प्लांट्स में भी वैसी होगी? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्या रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी ऐसी होती है? तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर हमारी बॉडी की तरह कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना खास नहीं है, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड अलग सिस्टम पाया जाता है। जैसे लीफ के ऊपर वहां कुछ छोटे छोटे माइन्यूट टिनी पोर्स पाए जाएंगे, जिनकी हेल्प से प्लांट क्या करेंगे, अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए respiration in plant achieved by tiny pores, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं कॉल्ड, जिनको हम कहते हैं क्या, जिनको हम कहते हैं सर स्टोमेटा। क्या कह रहे हैं इनको हम स्टोमेटा कह रहे हैं, ठीक है। अब जो ईच पार्ट, हम ये कहेंगे ईच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के जो जितने भी पार्ट हैं, जो एरियल पार्ट हैं, एरियल पार्ट यानी कि वो जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, वो पार्ट, ईच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म, ईच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म देयर ओन गैसियस एक्सचेंज, वो अपना खुद का गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा? इन लीव्स, अगर हम लीव्स की बात समझें तो लीव्स में क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहेंगे इनको हम? स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है, आप इसका डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि साहब ये छोटे से ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़े साइज में बना लेते हैं। यहां पर यहां पर ये जो छोटे छोटे से आप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्या कहते हैं बेटा, बताएं इनको? इनको कहते हैं सर क्लोरोप्लास्ट, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ बेटा, यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर इसकी हम लेबलिंग भी इसकी सर बड़ी जरूरी है। जैसे ये जो है, ये छोटे छोटे पोर्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या है ये है सर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो दो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहेंगे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है। और ये जो है, ये आपका हो गया स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। और ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, सराउंडिंग सेल्स, इनको क्या कहेंगे? दीज आर सब्सिडियरी सेल्स। तो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ में जो रेस्पिरेशन होगी वो कौन परफॉर्म कराएगा? वो ये स्टोमेटा परफॉर्म कराएगा, ठीक है। अब इन सब्सिडियरी सेल्स को और इन गार्ड सेल्स को, इन स्टोमेटा को, अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इनको हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो लीफ होती हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स और दे आर मॉडिफाइड टू अदर फंक्शंस। जो लीव्स हैं वो किसी और काम के लिए मॉडिफाइड कर दी गई है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कैक्टस में क्या हुआ है, कैक्टस में जो उसकी लीव्स हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दी गई है। क्यों कन्वर्ट की गई है सर? वो इसलिए कन्वर्ट की गई है ताकि जो डेजर्ट में जो टेम्परेचर ज्यादा है, अगर ये स्टोमेटा खुला रहेगा, क्योंकि इस स्टोमेटा का इकलौता काम केवल गैसियस एक्सचेंज नहीं है, इसका काम एक और भी है, ट्रांसपायरेशन। The loss of water vapor from the aerial parts of the plant is called transpiration in the form of water vapor, वो भी हो जाएगा बेटा वहां से। इसीलिए जो उसकी लीव्स हैं, the leaves of the desert plant और xerophytic plant are converted into spines, वो spines में कन्वर्ट हो गई है। तो वहां पर रेस्पिरेशन कौन करेगा? वहां गैसेस एक्सचेंज कौन करेगा? वहां क्या होंगे? कुछ ग्रीन स्टेम होंगे, और ग्रीन स्टेम के ऊपर जो पोर्स होंगे, उन पोर्स को हम कहेंगे लेंटिसेल्स। क्या कहेंगे उनको? उनको कहेंगे सर लेंटिसेल्स। और जो रूट्स होंगे, रूट्स के ऊपर पाए जाएंगे क्या? छोटे छोटे से माइनर रूट हेयर्स पाए जाएंगे, और इन रूट हेयर्स के ऊपर भी क्या होंगे? कुछ पोर्स होंगे, जिन पोर्स को हम कहते हैं एपिब्लेमा।
दीज आर कॉल्ड एपिबिलेमा। ये एपिबिलेमा क्या करते हैं, दे यूज एयर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर रह जाती है उस एयर पार्टिकल्स को ये यूज करेंगे, उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच के एयर को यूज करेंगे और अपना रेस्पिरेशन करेंगे। यहां तो बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक की बात होने के बाद अब हम समझते हैं कि सर यही काम अगर हम एनिमल्स में करें, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन कई तरह की होती है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसी होगी सर? एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होती है बेटा, कई तरह की रेस्पिरेशन होती है। जैसे सम एनिमल्स आर रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी स्किन से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फ्रॉग अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। दे आल्सो हेल्प विद द हेल्प ऑफ लंग्स, वो अपने लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। दे यूज द वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन समझते हैं। रेस्पिरेशन जैसे फॉर एग्जांपल बाय सेल सरफेस, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने सेल की सरफेस की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करेंगे। इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, अमीबा सर, इसमें अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, अपने सेल की जो सरफेस होती है उसी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। दे डू नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक system for the respiration because they are the unicellular organisms. All the performs are performed by the single cell. यहाँ सारे फंक्शन ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब कुछ और हैं जो ऐसे हैं जो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। गिल्स रेस्पिरेशन, गिल्स रेस्पिरेशन ये कौन से होंगे, दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बाहर बहुत शानदार सेलिब्रेशन चल रहा है, आज धनतेरस है बेटा और हम लेक्चर बना रहे हैं, बाहर तैयारियां हो रही हैं। तो ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। जो रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से की जाती है, इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बताएं, आप ही बताएं फिर फटाफट से, कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं? इसमें सर एग्जांपल आएंगे फिशेज, इसमें यस, इसमें आएंगी फिश, जो मछलियां होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं और वो एक्वेटिक होने के साथ साथ अपने गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, आगे कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या पाया जाएगा, जिनमें कुछ स्पेशल स्पाइरिकल्स पाए जाएंगे और स्किन की हेल्प से विद, या विद न लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं, थ्रू स्किन, स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा है ये है सर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को कह रहे हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए सर, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सर, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केंचुआ सर, इसमें फ्रॉग भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, इसमें फ्रॉग भी आएगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। यस, इसमें हम ही आने वाले हैं, लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे बेटा इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल बोलिए इसमें, एग्जाम्पल लिख दीजिए सर, ह्यूमन बीइंग। क्या लिखे इसमें, एग्जाम्पल लिखिए सर आप इसमें, ह्यूमन बीइंग। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रॉग, जिन जिन के अंदर लंग्स पाए जाते हैं वो सभी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। तो बेटा यहां तक समझाया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया, आगे शुरू कर रहे हैं हम। हाँ
तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर किस किस में कौन कौन से रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, प्लांट कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, स्किन से भी कर रहे हैं, लंग से भी कर रहे हैं, गिल से भी कर रहे हैं, कुछ ट्रैकिया पाई जाती है, स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं इन द जैसे कि हम बात करें ग्रासहोपर के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा, कैसे वर्किंग करेगा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज द एसोसिएशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। ये अलग अलग तरह के ऑर्गन का एक सिस्टम है, एक ग्रुप है जो एक साथ कोऑर्डिनेशन मैनर में फंक्शन करता है ताकि हम इजीली ब्रीदिंग कर सकें और उस ब्रीदिंग में ही हमारा रेस्पिरेशन भी शामिल हो सके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें है क्या क्या, इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें हमारे क्या है, इसमें क्या है बताएं फटाफट से। इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। लंग्स को ही हम क्या कह रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कह रहे हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा क्या है, एंड एसेसरी ऑर्गन्स। अब एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आएगा सर, एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगे हमारा जो रिब केज है, थोरैसिक चैम्बर, इसके अलावा जो डायफ्राम है वो, ठीक है। अब जो एक रास्ता है उस पूरे रास्ते को द पैसेज बाय विच एयर reach the respiratory surface। अब वो रास्ता, जिस रास्ते से एयर कहां पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी सरफेस पर पहुंचेगी। ये रेस्पिरेटरी सरफेस था, ठीक है। क्या है हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस? एल्विलाई। अभी लिखते हैं बेटा, ठीक है, एल्विलाई। द पैसेज बाय व्हिच एयर रीच द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें है क्या क्या, यहां से हम रास्ता बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें है क्या क्या, इसमें है सर, इसमें है इट कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल्स है नंबर 1। दूसरा नेजल चैम्बर, दूसरा है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर तक आ गई। फिर है सर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर है सर लैरिंग्स, लैरिंग्स, फिर है सर ट्रैकिया, फिर है सर ट्रैकिया। ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया क्या कर जाएगा, बाइफरकेट कर जाएगा, डिवीजन हो जाएगी। फिर आएगा सर ब्रोंकाई, फिर आएगा सर ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा सर, ये ब्रोंकाई एंटर कर जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी सर। वहां जाकर के क्या बनाएगी सर, वहां जाकर के बनाएगी बेटा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स डिवाइड करेंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, और फाइनली छोटे 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 ट्यूब में फाइनल होते हुए, डिवीजन होते हुए ये एंटर करेंगे किसमें, किसमें एंटर करेंगे, दे फॉर्म एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, जो फाइनली जाकर के खुलेगी किसमें, एल्वियोलाई में, जो फाइनली जाकर के खुलेगी किसमें, एल्वियोलाई में। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते को हम क्या कहेंगे, इसी रास्ते को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक कहेंगे। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। कोशिश करते हैं बेटा समझाने की, ठीक है, फटाफट से लिखिए। जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स क्या है सर, ये बेटा ओपनिंग है, ओपनिंग है ऑफ नोज
नोज की जो आउटर ओपनिंग है, जो बाहर की तरफ ये जो नोज की ओपनिंग है, ये जो दो ओपनिंग है, इनको हम क्या कह रहे हैं, नोस्ट्रल्स क्या कह रहे हैं, थ्रू विच एयर एंटर, जिसकी हेल्प से एयर क्या करेगी, एयर एंटर करेगी। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये नोस्ट्रल्स होते कितने हैं, ये होते हैं सर 1 पेयर। नंबर 2, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर जो नोज के ऊपर का ये जो रीजन है, नोज के ऊपर का जो रीजन है, उसी को हम नेजल चैम्बर कहते हैं। ठीक है। नेजल चैम्बर, इसका जो आउटर सरफेस है, सॉरी इसका जो अपर सरफेस है, इसका अपर सरफेस सीक्रेट म्यूकस, यहां से म्यूकस रिलीज होगा। ये म्यूकस क्या करेगा, इट प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द नेजल चैम्बर। जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो नेजल चैम्बर है, ये ड्राई ना हो जाए, ये एयर के आने की वजह से ड्राई ना हो जाए, तो उसको वेट करने का काम करेगा कौन, म्यूकस। मेक द मीडियम वेट, मीडियम को वेट बनाने का काम इसका है। अच्छा, और इसका जो लोअर सरफेस है, इसके लोअर सरफेस पर क्या है, क्या है सर, फाइन हेयर्स है। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये ट्रैप करेंगे, ये क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे जो एयर के साथ में अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि ये एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, ये एयर की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। ये हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल फिल्टर्स हैं जो हमारी एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू द, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, ये जो हमारी म्यूकोसा एपिथेलियम है, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है, किसके लिए, इरिटेशन के लिए। जब ये जो डस्ट पार्टिकल जब उस पर अटैच होते हैं, जब चिपकते हैं, तो कुछ इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या आती है, छींक आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा, तीसरा क्या है, देखिए सर, तीसरा क्या है, तीसरा है सर फेरिंग्स। फेरिंग्स ये क्या है, इट इज कॉमन पैसेज, या कॉमन पैसेज क्या देंगे, सॉरी, या फिर कॉमन पैसेज कहेंगे, या फिर ये एक क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, पॉइंट फ्रॉम वेयर, जहां से फूड पाइप, ऊसोफेगस एंड विंड पाइप, ट्रैकिया डिवाइड, जहां से ऊसोफेगस और क्या होगा, और ट्रैकिया डिवीजन हो जाएगा। यानी कि माउथ में, ये जो माउथ है हमारा, माउथ में नोज, कभी कभी हमने देखा है जब हम जो पानी वगैरह पीते हैं, वो पानी कई बार फंदा लगने की वजह से, जैसे हम पानी पीते हैं फंदा लगने की, तो वो नाक से बाहर आ रहा है, तो यह क्या है, यहाँ तक एक कॉमन पैसेज है, ये यहाँ तक एक कॉमन पैसेज है। इसको हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक कॉमन पैसेज है बेटा। यहां पर ये क्या हो गया सर हमारा, ये हो गए नोस्ट्रिल्स। ये क्या है, ये है सर नेजल चैम्बर, ये हो गया नेजल चैम्बर। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट बन गया, जिससे क्या होगा, ये डिवीजन होना शुरू होगा।
जिससे क्या होगा, एक डिवीजन होना शुरू होगा। हमारे ये जो आगे लगा हुआ है, ये जिसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये महसूस कर सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया है। इसके पीछे जाकर के एक और पाइप लगा होगा बेटा, इसके पीछे एक पाइप और लगा होगा। मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, इट इज फूड पाइप, यहाँ पर भी ये कॉमन एंट्री होगी। ये क्या है, ओसोफेगस फूड पाइप। और ये फ्रंट वाला क्या है, ये फ्रंट वाला है बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया। अब यहाँ पर ये जो कॉमन ज्वाइनिंग है, इस कॉमन ज्वाइनिंग को हम कह रहे हैं क्या, ये क्या है, ये बोलो, ये है फेरिंग्स सर, फेरिंग्स। और यहाँ पर एक फ्लैप लगा होगा, कार्टिलेज का एक फ्लैप लगा होगा, ठीक है। फिर ये गले में हमें एक ऐसी एक आउटगोइंग दिखाई देती है, प्रोट्रूडिंग। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या होगा सर, ये होगा लैरिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज फेरिंग्स, ये सब फेरिंग्स हुआ, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और इसको 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 कहाँ दिखाए, इधर दिखा देते हैं। ये क्या है, ये है सर लैरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है, ये एक कॉमन पॉइंट है जहां से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बोथ आर डिवाइड। फटाफट से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने ये देखा कि क्या है, सबसे पहले पढ़ा क्या, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद क्या था, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स हमने जैसे कहा कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों खुलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा सर हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इट्स ओपनिंग, जब एयर नीचे से जाती है, इट्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स, जब ये लैरिंग्स फेरिंग्स में जाकर के खुलता है, तो जो उसकी ओपनिंग है, उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इट्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लोटिस। ये क्या है बेटा, एक ऐसी ओपनिंग है, ये एक ऐसी ओपनिंग है, ये क्या है, ग्लोटिस। अच्छा, इट इज कवर्ड बाई अ कार्टिलेजनस फ्लैप, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का क्या होगा, फ्लैप होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, जिसको हम कहेंगे एपी, एपी यानी कि अपर ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, यानी कि यहां पर एक ढक्कन होगा, ये एपिग्लोटिस। क्या कहेंगे बेटा इसको, एपिग्लोटिस। क्या काम होगा इस एपिग्लोटिस का, इस एपिग्लोटिस का काम है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द ट्रैकिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के अंदर ये ऐसा ढक्कन लगा हुआ है फेरिंग, जैसे हम ऊपर से फूड स्वेलो करेंगे, ये तुरंत बंद हो जाएगा, ताकि क्या हो, फूड पार्टिकल इसमें एंट्री ना करें। अगर फूड पार्टिकल इसमें एंट्री कर गए, तो जो खांसी वगैरह उठने के चांसेस है, फिर वो उठते हैं, तो मतलब एकदम फंदा लग जाता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। यानी कि इसका काम क्या है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स की ये जो बाहर की तरफ आउटग्रोथ होती है, द आउटग्रोथ ऑफ लैरिंग्स इन द थ्रोट, गर्दन वाले रीजन में, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, इसको हम कहते हैं क्या, एडम्स एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, लैरिंग्स हो गया, अब क्या आता है, अब आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसको हम एक नाम और भी दे रहे हैं बेटा, क्या, इसको हम कह रहे हैं विंड पाइप, इसको हम विंड पाइप भी कहेंगे। अब जब हमने यहाँ पर ये विंड पाइप समझाया, तो हम ये कहते हैं कि ये जो विंड पाइप है, ये क्या है, इट इज अ पैसेज,
ये एक पैसेज है जो क्या करेगा, जो लैरिंग्स और जो लंग्स के बीच में एक क्रिएशन क्रिएट करेगा, एक पैसेज का काम करेगा। इट इज अबाउट, ये लगभग लगभग ये जो ट्रैकिया है हमारा कितना होता है ये बताएं। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर का ये लॉन्ग पाइप है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, सपोर्टेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। इसकी जो वॉल्स है, इसकी वॉल्स में जब आप इसको यहाँ से छू के देखेंगे, अभी छू के देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको कुछ रिंग्स की फील होगी। तो ये क्या है, ये सी शेप की कुछ कार्टिलेज की रिंग्स हैं। ये करेंगे क्या, विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया की वॉल्स को आपस में कोलैप्स होने से बचाने का काम कर रही है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया क्या है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये सर ये ट्रैकिया है, ये क्या हो गया, ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ये क्या है, ये बेटा सी शेप्ड की रिंग्स हैं कार्टिलेज की, यहां पर भी होंगी। अब ये जो ब्रोंकाई है ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगी, ये एंटर कर जाएंगी बेटा लंग्स के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगी, ये लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगी। यानी कि ये जो हमने बताया, व्हाट इज दिस, इट इज ट्रैकिया, और ये क्या है, ये कार्टिलेजनस रिंग्स है। ये क्या है, इट इज नोन एज प्लूरा। ये क्या है, प्लूरा है। व्हाट इज प्लूरा, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। ये लंग्स की मेम्ब्रेन है, प्लूरा, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगी बेटा, ऐसे आकर के ऐसे फर्दर डिवीजन हो जाएगी इसकी, और डिवाइड होते ये फाइनली बनाएगी कुछ डक्ट, और जिस डक्ट में नीचे जाकर के क्या होंगे, बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगे। ये हमने समझाने के लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भरा ना हो। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे ये छोटे छोटे ये हैं एल्वियोलाई। अगर आपसे पूछा जाता है सर वो ब्रोंकाई क्या होगी, सर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई क्या करेगी, ये लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब हमने समझाया ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगी एंड फॉर्म, और क्या बनाएगी बोलो, और बनाएगी सर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करेंगी और फाइनली दे आर फॉलोड बाई, अब ये कहां जाएंगी, दे आर फॉलोड बाई एल्वियोलर डक्ट। एक बार मैं देख लेता हूं आपको साफ दिख रहा है यहां तक, उम्मीद करते हैं, हाँ, दे आर फॉलोड बाई एल्वियोलर डक्ट एंड
एल्वियोलाई, और फाइनली इनको पहुंचना कहाँ है, एल्वियोलाई तक। ठीक है, ये क्या है, ये बनाया है सर हमने डायफ्राम, ये बनाया है हमने डायाफ्राम। हमने सिंपल कोशिश की है आपको सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है, इसको मैं यहां समझा देता हूं फिलहाल। ठीक है, ये जो एल्वियोलाई है ये क्या है, ये सर बलून लाइक स्ट्रक्चर है। बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या है, ये सर रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये क्या है सर, ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, ये है सर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहां पर आकर के बेटा क्या होगा, यहां पर आकर के गैस का एक्सचेंज होगा यहां पर आकर के। यानी कि ये जो जितना हमने रास्ता पढ़ा, इस पूरे रास्ते होते 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 फाइनली हमको इस बलून लाइक स्ट्रक्चर के पास पहुंचना है, या सैग लाइक स्ट्रक्चर। दे आर प्रेजेंट इन द मिलियंस, ये मिलियंस में होते हैं हमारी लंग्स के अंदर। ठीक है, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिस सरफेस एरिया से क्या होगा, जिस सरफेस एरिया से गैस का एक्सचेंज होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के फाइनली क्या होगा, यहाँ पर आकर के फाइनली क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद गैस का एक्सचेंज होगा। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं एक और स्लाइड आपको एक बार समझाता हूँ, फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है, फटाफट से आगे और देख लेते हैं इसको। तो क्या हुआ, हमने समझाया कि सर फाइनली क्या होगा, एल्वियोलाई तक एयर पहुंच जाएगी। ठीक है, एल्वियोलाई तक एयर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहां बना लेते हैं इसको, है ना, ये एल्वियोलाई है बेटा। ठीक है, ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के ऊपर ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है। हमें बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन चाहिए, हमें बहुत थिन मेम्ब्रेन की जरूरत है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन थिन होगी तो गैस का एक्सचेंज अच्छा होगा। इसको आप याद करें, क्लास 9 में हमने एक स्पेशल तरह के टिश्यू बताए थे, याद करें, एक टिश्यू बताए थे, बहुत ज्यादा पतले टिश्यू होते हैं। ठीक है, और वो टिश्यू किस काम में आते हैं, वो टिश्यू आते हैं सर एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, जहां गैस का डिफ्यूजन होगा। कौन से थे, कौन से थे टिश्यू, याद करें फटाफट से, स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन से, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है, ये एल्वियोलाई है। बाहर से क्या आ रही है, बाहर से सर ऑक्सीजन आ रही है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर यहां सर ये ब्लड वेसल्स है, यहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, ये है सर ब्लड सेल्स। यहां पर क्या है, ये यहां पर ये ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड लेकर के आ रहे हैं, इनके पास एक्चुअल में है क्या सर, इनके पास CO2 वाला ब्लड है, इनके पास कार्बो क्या कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या होगा, यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, CO2 इसके अंदर जाएगी और यहां से ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी। यहां पर क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। अब इन सारे कामों के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस हमें कौन प्रोवाइड कराता है, ये हमें सर कौन प्रोवाइड कराएगा, इट इज प्रोवाइडेड बाय एल्वियोलाई। अगर हम इसकी बात कर लें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा कैसा होना जरूरी है, कैसा होना जरूरी है, बताएं कैसा होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो कैसा होना जरूरी है। नंबर 1, रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसा हो सर कि वो क्या हो, लार्ज सरफेस एरिया हो। कैसा, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया हो ताकि मैक्सिमम गैस का डिफ्यूजन हो सके, मैक्सिमम गैस का डिफ्यूजन हो सके। और जो हमारे अंदर जो एल्वियोलाई है, वो तो लगभग कितनी है, 200 मिलियन है, 200 मिलियन एल्वियोलाई है। अब 200 मिलियन एल्वियोलाई है, दे प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, यानी कि ठीक है। दूसरा,
यहां पर क्या होगा, एक हमें चाहिए थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। किस काम के लिए, इजी डिफ्यूजन, ताकि गैस का डिफ्यूजन इजी हो सके। अच्छा, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है, एल्वलाई की जो मेम्ब्रेन है, ये मैंने किसकी बताई, ये क्या है बेटा बताएं, ये बताई मैंने सर स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये तो बनी ही इस काम के लिए है, तो यानी कि थिन मेम्ब्रेन भी हो गई यहाँ पर। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया, थिन मेम्ब्रेन। थिन मेम्ब्रेन के अलावा किस चीज जरूरत है, अगर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर देनी है तो एक ही चीज है हमारी बॉडी के अंदर, एक ही लिक्विड सब्सटेंस है, द ओनली लिक्विड सब्सटेंस व्हिच आर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन। तेज बोल गया दोबारा, द ओनली लिक्विड सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ही है जो इकलौता हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज ब्लड। यानी कि यहां पर क्या हो, अबंडेंट ब्लड सप्लाई हो, abundant blood supply. Yes, alveoli are richly supplied with blood vessels. यहाँ बहुत सारी blood vessels होती हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो फिर, सर हमें चाहिए moist surface, हमें चाहिए moist surface। moist surface है जो हमारी lungs हैं, जो ट्रैकिया है, लगातार म्यूकस सिक्रेट करते हैं फॉर, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या ना हो, वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सरफेस की। एक और कि जो मूवमेंट होना चाहिए एयर का, वो इजी मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि इजी मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट एयर आसानी से अंदर बाहर हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इनके अलावा ये तो रहा, यानी कि हम एक्चुअल में हम ब्रीदिंग में एंटर कर गए हैं, हम एक्चुअल में ब्रीदिंग में एंटर कर गए हैं, है ना। तो ब्रीदिंग है क्या, इससे पहले जरा हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं। ब्रीदिंग इज द सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या है, एक सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैस है, किसमें, ताकि जो बाहर वाली ऑक्सीजन रिच एयर है वो बॉडी के अंदर आए और बॉडी के अंदर से CO2 रिच एयर बाहर चली जाए। ब्रीदिंग it is a physiological process involve exchange of gases, जहां पर क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और इस गैस के एक्सचेंज में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आएगी और CO2 रिच एयर बाहर जाएगी। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एयर, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या मैं इसको साफ कर दूं, साफ कर दूं, बराबर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देंगे फटाफट से मुझे। इसको साफ करके हम आज की कहानी को समाप्त करने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या बचा हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखिए जब हम एक सांस लेते हैं, वन ब्रीथ, तो एक सांस का मतलब होता है एक बार सांस को, मतलब एक बार इनहेलेशन अंदर सांस लेना, एक बार एयर को बाहर रिलीज करना। तो वन ब्रीथ इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को मिला करके क्या होती है, एक ब्रीथ कंप्लीट होती है। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, बताएं। हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना है, सर हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 17 से 18 सांसें पर मिनट है। ठीक है, समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। सबसे पहले समझते हैं क्या, इनहेलेशन, या इसका एक नाम और भी है इंस्पिरेशन। सही लिख रहे हैं, हाँ सही लिख रहे हैं, इंस्पिरेशन
देखिए भैया इसमें होता क्या है, इट इज द बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिब केज, ये जो हमारी कोस्टल रिब्स हैं, जो हड्डियां हैं, इनका मूवमेंट होगा, डायफ्राम मूव करेगा, ठीक है, और प्रेशर का खेल है थोड़ा सा। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, अब देखिए, अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होगी, हमारी जो रिब्स होंगी वो ऊपर और बाहर, तो मूवमेंट ऑफ रिब केज, मूवमेंट ऑफ रिब केज, रिब केज की मूवमेंट होगी, कहां होगी बताएं, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है सर। दूसरा जो डायफ्राम है, डायफ्राम पहले कैसा है, डायफ्राम कैसा है सर, डायफ्राम जो है वो अपना ऐसे डोम शेप्ड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, बिकम फ्लैट, ये फ्लैट हो जाएगा। अब जब ये काम हुआ तो इस सब की वजह से, इन सब की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इंक्रीज, और हमें पता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम, प्रेशर ऑफ एयर क्या हो गया, डिक्रीज, और जब जैसे ही हुआ फिर हमने एक पढ़ी रखी है क्या, डिफ्यूजन, हमने पढ़ा है सर जो गैस होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाती है, या फिर ये कहें एयर और गैस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, इस वक्त बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच एयर कम्स इन, बॉडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये हो गया इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हुआ। आगे दूसरा नंबर 2 एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन, क्या होगा, बिल्कुल इसके इनवर्स है, बिल्कुल अपोजिट में है, कैसे, यहां पर जो मूवमेंट है रिब केज की, मूवमेंट ऑफ रिब केज, देखिए हम सांस ली, अब सांस छोड़ते पर रिब केज नीचे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा वापस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रिब केज क्या लिखेंगे बताएं, यहां पर, यहां लिखेंगे सर डाउनवर्ड्स एंड अंदर की तरफ इनवर्ड्स, और क्या होगा, डायफ्राम, डायफ्राम दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, बिकम डोम शेप्ड, दोबारा से उसी शेप में हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से उसी शेप में हो जाएगा वापस, तो ये एयर को पुश करेगा ऊपर से जाकर के, मतलब ये नीचे से एयर को पुश करने का काम करेगा, ये दोबारा से पुश करेगा। अब फिर दोबारा समझिए साहब कि जो इसके अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, वॉल्यूम अगर कम हो गया तो फिर क्या बढ़ गया, प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया सर, प्रेशर हो गया सर इंक्रीज, और क्या हुआ, CO2 रिच एयर रशेस आउटवर्ड्स, और जो CO2 रिच एयर है वो कहां भाग जाएगी, कहां भागेगी, किस तरफ, वो सर हमारे लंग से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है सर आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई बातें, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप मुझको कमेंट करें, और क्या कोई चीज़ अगर इस मेथड में कोई चेंजिंग करनी है, जैसे मैं हो सकता है फास्ट पढ़ाता हूँ
तो आप इसको कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी बाकी बातें हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम तो आपके लिए हैं ही, कोशिश में लगे पड़े हैं लगातार, ठीक है। और बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।